हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर टेट 2029 का क्वेश्चन पेपर। प्रश्न नंबर 1, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय? यस, ये किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। कृदंत प्रत्यय क्रिया से जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे पढ़ना, लिखधनता, लिखता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द, वैयक्तिक, व्याकरण, बहु या शाब्द? एंड द आंसर इज व्याकरण। जो व्यक्ति व्याकरण का ज्ञाता हो उसे व्याकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सेकंड महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र, फोर्थ बालकृष्ण भट्ट। जी हाँ, तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। हिंदी साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्वेश्चन नंबर 4, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहला मैथिली शरण गुप्त को, दूसरा सुमित्रानंदन पंत को, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, चौथा रामधारी सिंह दिनकर को। एंड द आंसर इज सेकंड, सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को उनके काव्य संग्रह चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 5, महत शब्द में त्वज तत्प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महती, महला, महत्व या महती? ये तो आता होगा आप सबको। जी हाँ, तो है ये महत्व। यहाँ त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 6, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल, आदि काल, वीरगाथा काल या शून्य काल? बताइए आप लोग। जी हाँ, बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदि काल को बीज वपन काल कहा, क्योंकि इसी काल में हिंदी साहित्य की प्रारंभिक प्रवृत्तियों के बीज पड़े। प्रश्न नंबर 7, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी या अरबी? द आंसर इज फारसी। हिंदी शब्द का फारसी के हिंद शब्द से संबंधित है। फारसी में हिंद का शब्द सिंधु नदी के पार के क्षेत्र से था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? अग्नि, पीप, गांव या ग्रह? पता है आपको? यस, ग्रह। ग्रह संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में आया है, इसलिए यह तत्सम शब्द है। अब ये एक गद्यांश है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कभी भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसका उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को ये जानते हुए कि वह सही है या सत्य नहीं है, लेकिन उसके बिना या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे वह हमारे लिए वही एकमात्र सत्य हो। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। 9वां और जो 10वां क्वेश्चन है वो इस गद्यांश में से दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया गया है? पहला भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निश्चय एवं विश्वास को या सरलता को? जी हाँ, दूसरा पाखंड और दिखावे को। गद्यांश में स्पष्ट कहा गया है कि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। प्रश्न नंबर 10, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से या सरलता से? यस, खुलकर। गद्यांश के अनुसार हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 11, बीते विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, अनियोक्ति या रूपक? यस, रूपक। यहाँ अंबर को पनघट, तारों को घट और उषा को नागरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 12, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुघट सुरम सुभूषण, भूषण बिनु न बिराजाई, कविता बनिता बिनु। अलंकार की दृष्टि से उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कबीरदास, बिहारी लाल, सेनापति या आचार्य दंडी? ये हैं सेनापति की पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ सेनापति की मानी जाती हैं। इनमें कविता की तुलना आभूषणों से सजी स्त्री से की गई है।
प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? वीणा पानी, भारती, वाग्देवी या जाह्नवी? यस, जाह्नवी। वीणा पानी, भारती और वाग्देवी सरस्वती के पर्याय हैं, जबकि जाह्नवी गंगा का पर्याय है। प्रश्न नंबर 14, मैं, हम, तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, तुम आदि किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? पहला क, ग, च, ज, प। दूसरा ख, ग, ढ, ध, फ। तीसरा ग, ज, ड, द, फ। तो आंसर है हमारा दूसरा ख, घ, ड, ध, फ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे ख, ग, ड, ढ और फ। प्रश्न नंबर 16, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? बताइए। अब देखो द्विगु आ रहा है ना यहाँ पे, तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। प्रश्न 17, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिहीन, तुम हस्तिहीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रमुख हुआ है? विरोधाभास, विशेषण विपर्य, मानवीकरण या दृष्टांत? यस, तीसरा मानवीकरण। अमानवीय निर्जीव तत्व को मनुष्य की तरह संबोधित करके प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? बताइए योजक चिन्ह कौन सा है? सबसे ऊपर वाला कौन सा है? थर्ड। यस, योजक चिन्ह ये वाला होता है हमारा योजक चिन्ह। इंग्लिश में से हाइफन बोलते हैं, जैसे हिंदी अंग्रेजी के बीच में यूज किया गया है। प्रश्न नंबर 19, बुद्धिमान शब्द किस भेद से संबंधित है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय? बताइए। यस, विशेषण। बुद्धिमान किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है, इसलिए यह विशेषण है। प्रश्न नंबर 20, कवि का स्त्रीलिंग है? कविनी, कवियत्री, कवियत्री और कवि की। कवियत्री। कवि का प्रचलित स्त्रीलिंग रूप कवियत्री है। प्रश्न नंबर 21, शैले शैले न माणिक्यम, मुक्तिकम न गजय गजय, साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने। अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति? माणिक्यम, साधवा, मुक्तिकम या चंदनम? यस, साधवा। श्लोक का भाव है कि हर पर्वत पर माणिक्य, हर हाथी में मोती और हर वन में चंदन नहीं मिलता, उसी प्रकार हर जगह सज्जन व्यक्ति नहीं मिलते। प्रश्न नंबर 22, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? तत्पुरुष। सूर्योदय, सूर्यस्य उदय, सूर्योदय, यहाँ षष्ठी संबंध है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 23, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय? आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, बहुव्रीहि और कर्मधारय में, सो ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। द आंसर इज कर्मधारय। नीलम उत्पलम, नीला कमल। नील शब्द उत्पल की विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 24, दास्यति क्रिया पद में लकार है? लट, लोट, लिट या विधि लिड? संस्कृत आएगी एग्जाम में। यस, लिट। लिट लकार भविष्य काल को व्यक्त करता है। दास्यति का अर्थ है देगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25, उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च, संपन्तो विपत्तो च महतामेक रूपता। सविता का विशेषण है ताम्र, पीतः, नीलः या हरितः? एंड द आंसर इज ताम्र। उदय होते समय सूर्य को ताम्र, लाल तांबे के समान कहा गया है, इसलिए ताम्र सविता का विशेषण है। थोड़ी इंग्लिश यूज हो जाए तो सॉरी, माफ़ करना। प्रश्न नंबर 26, पिपासा का अर्थ है? तृषा, चाबी, ताई या मौसी? पिपासा वर्ड सुना है आपने पहले कभी? यस, तृषा। पिपासा का अर्थ है पानी पीने की इच्छा या प्यास। तृषा इसका पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 27, गम धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप है? गामिष्यत है, गामिष्यत, गामिष्यथ और गमिष्यवः। यस, गामिष्यत। गम धन ईश धन था, गामिष्यत। इसका अर्थ है तुम लोग जाओगे।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, पहला 14, दूसरा 13, तीसरा 15 या चौथा 10। बताइए। यस, पहला 14। पाणिनीय व्याकरण में वर्णों को व्यवस्थित करने वाले 14 माहेश्वर सूत्र माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 29। गौ पद में विभक्ति वचन है, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एकवचन, सप्तमी एकवचन। पंचमी एकवचन। गौ का प्रयोग पंचमी एकवचन और षष्ठी एकवचन दोनों में हो सकता है। दिए गए विकल्पों में पंचमी एकवचन सही है, ये भी याद करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 30। हस्ती पद में प्रत्यय है, इन, का, ना, त्रिच। बताइए। इन, हस्त, इन, हस्तिन और प्रथमा एकवचन में हस्ती रूप बनता है, इसलिए प्रत्यय इन है। हम अब स्टार्ट हो रहा है हमारा इंग्लिश। चलिए पैसेज रीड कर लेते हैं। पॉवर्टी इज क्रूअल बट इट इज क्योरेबल। द ओनली क्योर इज इकोनॉमिक pragmatism instead of woolly ideology. In the field of economics, the tree of ideology is never borne any fruit. We have countless chances for development. Opportunities multiply when they are seized. They die when neglected. We have tapped our immeasurable potential for growth. Immense manpower, superb skill and enterprise are to India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day, but our human resources will never be. आप भी ये वीडियो पॉज करके ये इसको रीड करना, पूरे पैराग्राफ को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे अब आगे कौन से क्वेश्चन हैं इस पैसेज को लेके। क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 इस पैसेज से रिलेटेड होगा, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक एंड शेयर this video and subscribe my channel. Question number 31. Which of the following is the most opposite meaning of the word deplete as used in the passage? Regenerate, empty, quench या inflate? बताइए। Yes, regenerate. deplete का अर्थ है कम करना, समाप्त करना या घटाना। इसका विपरीत हो जाएगा regenerate, अर्थात पुनः उत्पन्न या पुनर्जीवित करना। Question number 32. According to the author, ideology in the context of economics. Number 1. Is the most important consideration. Second, has barely yielded any result. Third, is not a futile consideration. Fourth, has proved to be a basic requirements. बताइए। Yes, second, has barely yielded any result. गद्यांश में कहा गया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आइडियोलॉजी का पेड़ कभी फल नहीं देता, इसलिए लेखक के अनुसार आइडियोलॉजी ने लगभग कोई परिणाम नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 33। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। वन शुड लव डैश कंट्री, हिज, हर, वंस, माई। यस, वंस। जब वाक्य वंस से शुरू होता है तो उसके साथ पॉजेसिव प्रोनाउन वंस का प्रयोग होता है। वन शुड लव वंस कंट्री। ओके, याद रखना इसको। Question number 34. The number of vowel and consonant sounds in English is indicated respectively by first 22, 22, second 5, 39, third 10, 34. Yes, the answer is 20 and 24. मानक अंग्रेजी में सामान्यतः 20 vowel sounds and 24 consonant sound माने जाते हैं। कुल 44 speech sounds होते हैं। Question number 35. Identify the direct narration of the given sentence. Atul informed his friend that he could make use of his bike while he was away. आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इन सभी ऑप्शंस को देखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज बाइक की जगह माई बाइक हो जाएगा और वॉज की जगह पे एम लगेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये थर्ड वाला। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज़ ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना। यस, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच में ही आई, हिज बाइक, माई बाइक और वॉज अवे, एम अवे हो जाएगा। साथ ही यह सूचना है, प्रश्न नहीं है, इसलिए विकल्प थर्ड सही माना जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। यहाँ पर इनफ है, ठीक है, इनफ का बताना है हमें। एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन एंड नाउन। बताओ क्या होगा। यस, जो ये इनफ है क्या है, एडवर्ब है। इनफ शब्द इंटेलिजेंट की मात्रा या सीमा बता रहा है कि कितना इंटेलिजेंट है, सो इनफ आएगा, इसलिए यहाँ पर इसको एडवर्ब कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लाइव्स अ हर्मिट।
यहाँ पर हमें क्या बताना है, सब्जेक्ट बताना है। द हिल हर्मिट ऑन द टॉप ऑफ द हिल। बताइए क्या सब्जेक्ट होगा, किसके बारे में बात हो रही है? यस, हर्मिट के बारे में। वाक्य में कौन रहता है? हर्मिट, इसलिए अ हर्मिट सब्जेक्ट है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल केवल स्थान बताने वाला एक फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 38, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। शी हाइड्स हर फेस फॉर शेम। हिडन, हाइड इट। बताओ क्या होगा? यस, हिड। हाइड का पास्ट टेंस हिड होता है। प्रेजेंट शी हाइड्स हर फेस, पास्ट टेंस हो जाएगा शी हाइड हर फेस। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस। हाउ वेल शी सिंग्स। डिक्लेरेटिव, एम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी। आपको मार्क दिख रहा है एक, जिसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेटरी। वाक्य में आश्चर्य, प्रशंसा जैसी तीव्र भावना व्यक्त हो रही है और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसलिए यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमारा। ओके। आपको बाकी सेंटेंसेस भी पता होने चाहिए कौन से होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। नंबर 1, he is an European citizen. Second, and 1 rupee note is rare to find. Third, I donated an unit of blood. 4, an FIR was lodged against me. Correct बताना है, बताओ। Yes, 4, an FIR was lodged against him. FIR का उच्चारण FIR हो रहा है, जिसमें जो शुरुआत हो रही है वो किससे हो रही है? वॉल साउंड से हो रही है। तो इसके आगे क्या आएगा? an FIR was lodged against him. ओके। आपको इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब ये हो रहा है हमारा स्टार्ट, कह सकते हैं SST या और भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी, हकीम अजमल खान। बताइए कौन थे? यस, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा डॉक्टर सत्यपाल या डॉक्टर किचलू। नेम द लीडर हु डाइड ऑफ इंजरीज फ्रॉम द लाठीचार्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू। बताइए। यस, लाला लाजपत राय। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? पहला 10 दिन, दूसरा 12 दिन, तीसरा 14 दिन या चौथा 16 दिन। द राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 डेज, 12 डेज, 14 डेज या 16 डेज। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड द आंसर इज 14 डेज। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। बताइए कन्याकुमारी कहाँ है? द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया डेट इज कन्याकुमारी इज इन द नंबर 1 नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। बताइए। यस, भूमध्य रेखा के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। कन्याकुमारी लगभग 8 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है, इसलिए यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की नहीं है? पहला अगुलहास धारा, दूसरा लेब्राडोर धारा, तीसरा फ्लोरिडा धारा, चौथा कनारी धारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट डज नॉट बिलोंग टू अटलांटिक ओशन? अगुलहास करंट, लेब्राडोर करंट, फ्लोरिडा करंट या कैनारी करंट। बताओ कौन सी नहीं है? ये नोट ध्यान रखना है। यस, अगुलहास धारा। अगुलहास धारा हिंद महासागर की गर्म समुद्री धारा है। ये अन्य 3 धाराएं अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 46, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा सिक्किम या चौथा मेघालय। बताइए कहाँ पे है नाथुला दर्रा?
नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मेघालय? इसके बाद मेरा सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, ठीक है। आंसर इज 3, सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है। तो आप लोग अभी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? पहला, परिवार का उपभोग व्यय, दूसरा, प्रति व्यक्ति आय, तीसरा, प्रति व्यक्ति व्यय, चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन इंडिया पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। बताओ किससे जब देखा जाता है गरीबी रेखा? यस, प्रति व्यक्ति व्यय, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। भारत में गरीबी के आकलन में उपभोग व्यय के आधार बनाया गया है। दिए गए विकल्पों में प्रति व्यक्ति व्यय सही उत्तर है। ओके, ये मैंने बाइलिंगुअल रखा है, जिसको जिस लैंग्वेज में अच्छा लगे वो उसमें कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। Who among the following was the first president of the Constituent Assembly of India? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रोफेसर HC मुखर्जी। यस, द आंसर इज फर्स्ट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने, ठीक है। अध्यक्ष अस्थायी बना दिया था किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद को। क्वेश्चन नंबर 49, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1920, 1925, 1930 या 1935? बताइए। काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस टुक प्लेस इन 1920, 1925, 1930 और 1935? यस, 1925। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास सरकारी खजाने को ले जा रही ट्रेन को रोककर धन लूटा था। यह घटना हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी द्वारा की गई थी। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या मानस राष्ट्रीय उद्यान? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क? और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क था, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ये थे हमारे आज के 1 to 50 के क्वेश्चंस। 51 to 100 में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हर हर महादेव।